वन पीस एक ऐसा एनिमे है जो 2 डेकेड से भी ज्यादा टाइम से चलता आ रहा है, और जब कोई चीज इतने टाइम तक चलती है तब उस पर बहुत सारे थ्योरीज भी बनते हैं। अब इसमें से कुछ थ्योरीज बहुत ही रिडिकुलस होते हैं, जैसे कि एक पॉपुलर थ्योरी है कि वन पीस जैसा कोई ट्रेजर ही नहीं है और इस जर्नी के दौरान जो फ्रेंड्स बनाया है वही असली ट्रेजर है। ये थ्योरी ऑलरेडी डिबंक हो चुका है ओडा सर के द्वारा, क्योंकि ही सेड देयर इज अ ट्रेजर, बट देन 12 साल पहले ही ऑल्सो सेड वन पीस अगले 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। सो वी नेवर नो। बट एनीवेज, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैन थ्योरीज भी हैं जो कुछ टाइम बाद सच भी हो जाता है। आज मैं उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला थ्योरी है वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूलर का थ्योरी। वर्ल्ड गवर्नमेंट और गोरोसेई को हमेशा वन पीस की हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में देखा गया है, जबकि वो इक्वालिटी अमंग नेशंस का मैसेज प्रमोट करते हैं। मैरी जोइज में एक एम्प्टी थ्रोन भी है जो ये दिखाता है कि वन पीस की दुनिया में कोई एक सिंगल रूलर नहीं है। लेकिन फैंस को हमेशा कुछ न कुछ गलत जरूर लगा था इस बात पर। सबसे पहला पॉइंट था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स क्लियरली बाकी नेशंस को इक्वल नहीं समझते थे। दूसरा पॉइंट था वॉइड सेंचुरी और विल ऑफ डी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को मिटाने की एक स्ट्रॉन्ग और डिलिबरेट एफर्ट भी दिख रहा था। ये सब देखकर ये बात कन्विंस नहीं करता था कि सिर्फ 5 एल्डर्स मिलके कॉमन ग्राउंड पर ये सब डिसीजंस ले रहे हैं। लोगों को लग रहा था देयर इज अ रूलर अबव वर्ल्ड गवर्नमेंट जो इनको ये सारे ऑर्डर्स दे रहे थे। कुछ टाइम बाद लेवली आर्क ने इन थ्योरीज को कंफर्म कर दिया जब रिवील हुआ कि 5 एल्डर्स खुद एक रियल रूलर के अंडर काम करते हैं। उस फिगर का नाम है इमू, जो एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है और ओपनली विल ऑफ डी से नफरत करता है। इमू ने तो लुलुसिया किंगडम को एक पल में डिस्ट्रॉय भी कर दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली बॉस है। इसके बाद आता है जोरो का वानो कंट्री से कनेक्शन का थ्योरी। सालों तक फैंस ने जोरो के वानो कंट्री से कनेक्शन को लेकर स्पेकुलेट किया है। उसका अपने सोर्ड्समैन स्पिरिट पर गर्व, उसका यूनिक फाइटिंग स्टाइल और सोर्ड्स जैसे कि वाडो इचिमोंजी का यूज ये साबित करता था कि उसका समुराई ट्रेडिशन से कुछ गहरा रिश्ता है। ये कनेक्शन तब और स्ट्रॉन्ग हो गया जब जोरो का कॉन्फ्रंटेशन हुआ थ्रिलर बार्क आर्क में रियुमा से। रियुमा को हराने के बाद जोरो ने उसका लेजेंडरी सोर्ड शुसुई इनहेरिट किया। उस मोमेंट के बाद से काफी फैंस ने माना कि यह सब जोरो के शिमोत्सुकी फैमिली और वानो के लिंक का फोरशैडोइंग था। आखिरकार वानो आर्क में यह सच सामने आया और व्यूअर्स को पता चला कि जोरो शिमोत्सुकी फैमिली का डिसेंडेंट शिमोत्सुकी उशिमारू का ग्रेट नेफ्यू है। इस रेवलेशन ने यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि रियुमा और जोरो एक जैसे क्यों दिखते थे, क्योंकि दोनों एक ही लाइनेज से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है शैमरॉक के एग्जिस्टेंस की थ्योरी। ये थ्योरी मंगा में रिसेंटली ही ट्रू प्रूव हुआ। फैंडम फिगरलैंड शैमरॉक को शैंक्स का इविल ट्विन कहकर बुलाता था। शैमरॉक सबसे पहले लेवली आर्क में दिखाई दिया था, लेकिन तब उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ था। बस उसका डिजाइन शैंक्स से काफी सिमिलर था। उस चीज ने फैंस के अंदर एंडलेस थ्योरीज को जन्म दिया। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये था कि ये मिस्ट्री पर्सन शैंक्स का सिबलिंग है। ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग तब बनी जब हिंट मिला कि शैंक्स का सेंट फिगरलैंड से कुछ कनेक्शन हो सकता है। और फाइनली एल्बाफ आर्क में कंफर्म हुआ कि शैमरॉक एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। उसने एल्बाफ आइलैंड पे लोकी को रिक्रूट करने के लिए इन्वेजन भी किया था। शैमरॉक ने खुद को गॉड्स नाइट्स का कमांडर बताया और साथ ही साथ रिवील किया कि वह शैंक्स का एल्डर ट्विन ब्रदर है। यह पूरा आर्क एक परफेक्ट एग्जांपल है ओडा के लॉन्ग टर्म फोरशैडोइंग का। ट्विस्ट देने के बजाय ओडा ने फैंस को इस पजल का हिस्सा बनाया, जिसमें वो लोग थ्योरीज के थ्रू स्टोरी को डिकोड कर सकें। इसके बाद आता है लफ्फी का स्वॉन ब्रदर साबो के जिंदा होने का थ्योरी। मेरिनफोर्ड आर्क के कंक्लूजन के बाद फैंस को यह पता चलता है कि एस के अलावा लुफी का एक और स्वॉन ब्रदर भी था जिसका नाम था साबो। लेकिन बदकिस्मती से जब साबो समुद्र में सफर कर रहा था तब उस पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के हमले की वजह से वो मर जाता है। लेकिन ओडा ने मंगा, कवर पेजेस और SBS फोरम्स में कई हिंट्स दिए जो ये थ्योरी सपोर्ट करते हैं कि साबो जिंदा था। इसमें एक खास मोमेंट चैप्टर 589 के फ्लैशबैक में आता है, जहां रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर मंकी डी ड्रैगन अपने शिप पर एक अननोन इंजर्ड पर्सन को लेकर वापस आता है। इस सीन ने कई फैंस को ये स्पेकुलेट करने पर मजबूर किया कि वह इंजर्ड आदमी और कोई नहीं बल्कि साबो ही है, और ये थ्योरी फाइनली ड्रेसरोसा आर्क के चैप्टर 731 में सही साबित होता है। इसके बाद वन पीस की सबसे पुरानी और बेस्ट थ्योरीज में से एक है स्ट्रॉ हैट्स के कुक सांजी को लेकर। कई सालों से इस थ्योरी के अलग अलग वर्जन्स आए हैं, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि सांजी एक प्रिंस है। अब इस थ्योरी के कुछ मेन रीजंस भी होते हैं। सबसे पहला रीजन था उसका मिस्टर प्रिंस एलियस जो उसने अलाबास्टा आर्क के दौरान यूज किया था। इसके बाद उसका एक्सट्रीमली रेयर ब्लड टाइप और ड्रेसरोसा आर्क के बाद उसके वांटेड पोस्टर पर यह लिखा होना कि वो ओनली अलाइव चाहिए। ये थ्योरी तब तक सिर्फ एक गेस थी जब तक चैप्टर 812 में फाइनली कंफर्म नहीं हो गया कि सांजी असल में विंस्मोक फैमिली का थर्ड सन है जो जर्मा किंगडम पर रूल करता है। इसके बाद आता है मिंक्स के ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। मेंबर्स ऑफ द मिंक ट्राइब वन पीस के सबसे पावरफुल फाइटर्स में से हैं। उनके बच्चे भी अक्सर ज्यादातर एडल्ट पायरेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने की एबिलिटी के अलावा मिंक्स के पास एक और पावर होता है सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का। जू और होल के एक आइलैंड आर्क्स के बीच कई हिंट्स दिए गए थे जो मिंक्स और फुल मून के बीच कनेक्शन दिखाते थे। इस
वजह से फैंस ने ये थ्योरी बनाई मिथिकल वेयरवुल्व्स की तरह मिंग्स भी फुल मून के नीचे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये थ्योरी फाइनली कंफर्म होती है चैप्टर 888 में, जब कैरेट फुल मून को सीधा देखकर सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। इसके बाद आता है वानो कंट्री की थ्योरी। जब स्ट्रॉ हट पायरेट्स पहली बार वानो कंट्री में एंटर करते हैं तो उनका शिप सनी कुछ वाटरफॉल्स चढ़ने के बाद सिंक हो जाता है, पर शिप के डूबने के बाद भी लूफी समहाउ कुरी के बीच पर पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही बिग मॉम भी किंग द वाइल्ड फायर के अटैक के बाद ओशन में गिरती है, लेकिन बाद में वानो के कोस्ट पे मिलती है। इसके बाद फैंस ने प्रेडिक्ट किया था कि वानो या तो किसी माउंटेन के अंदर है या उसके ऊपर बना हुआ है, जिसका कोई सीक्रेट एंट्री ओशन के नीचे से है। और जैसे एक्सपेक्ट किया गया था, ये थ्योरी वन पीस के चैप्टर 954 में कंफर्म होता है, जब किनेमन वानो की बेसिक जियोग्राफी एक्सप्लेन करता है। फिर आता है किनेमन और मोमोनोसुके की टाइम ट्रैवल की थ्योरी। जू आर्क में किनेमन और मोमोनोसुके की असली आइडेंटिटी रिवील हुई, तब मोमोनोसुके कहता है कि उसने रॉजर को मिला है, जबकि वह सिर्फ 8 साल का है। इस रेवलेशन के बाद थियरीज का फ्लड आ गया और कुछ लोगों ने सही तरीके से प्रेडिक्ट भी कर लिया कि मोमोनोसुके और किनेमन ने टाइम ट्रैवल किया है। इसी वजह से मोमोनोसुके ने सच में गोल्डी रॉजर से मुलाकात किया था, और ये थियरी बाद में कंफर्म हुई वानो कंट्री के एक्ट 1 के एंड में चैप्टर 919 में, जब किनेमन ने लूफी को बताया कि उसने और कुछ और रेड स्कैबर्ड्स ने 20 साल फ्यूचर में जंप किया था। इसके बाद आता है काइडो की थ्योरी। वन पीस के योंको में से एक काइडो सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के अलावा उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह मर ही नहीं सकता। जब से काइडो का इंट्रोडक्शन हुआ, तब से फैंस ने स्पेक्यूलेट करना शुरू कर दिया था कि उसके पास कोई बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट एबिलिटी होगी। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह था कि काइडो एक्चुअली पार्ट ड्रैगन है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग क्लूज भी थे, जैसे पंक हैजर्ड आर्क में किनेमन का यह कहना कि उसका ड्रैगन्स के साथ पर्सनल वेंडेटा है। दूसरा हिंट ड्रेस रोसा आर्क में मिला, जब मोमोनोसुके ने लूफी के कहने पर यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उड़ सकता है और फ्लाइंग को एक हॉरिबल चीज बोला। ये थ्योरी फाइनली सही साबित हुई चैप्टर 921 में, जब काइडो ने वानो के ऊपर एक ईस्टर्न ड्रैगन के रूप में एंट्री ली, जो क्लाउड्स का यूज करके उड़ता है, बिल्कुल मोमोनोसुके की तरह। इसके बाद आता है सांजी के रेड सूट की थ्योरी। होल केक आइलैंड आर्क के एंड में विंस्मोक सांजी को उसके भाई नीजी ने एक रेड सूट गिफ्ट किया था। हालांकि सांजी ने तुरंत यह कहा कि वह इसे कभी फाइट में यूज नहीं करेगा, लेकिन यह काफी ऑब्वियस था कि आखिर में वह इसे जरूर यूज करेगा। तो इसलिए यह सोचने के बजाय कि वह यूज करेगा या नहीं, फैंस ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि उसके रेड सूट की एबिलिटीज क्या होंगी। काफी लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे सांजी को इनविजिबिलिटी का पावर मिलेगा, क्योंकि यही वह चाहता था बचपन से। और ये थ्योरी फाइनली सच साबित हुई वन पीस चैप्टर 931 में, जब सांजी ने अपना नया फॉर्म ओ सोबामास अनलीश किया, जिसमें उसने इनविजिबिलिटी का पावर भी दिखाया। इसके बाद आखिरी में आता है बगी द स्टार क्लाउन का थ्योरी। बगी द स्टार क्लाउन वन पीस के सबसे अर्ली विलन्स में से एक था। ओवर टाइम वह एक एंटेगनिस्ट से बन गया, एक अनलाइकली एलाई ऑफ प्रोटेगनिस्ट मंकी डी लूफी। बाद में यह रिवील होता है कि वह पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का फॉर्मर अंडरलिंग था और योंको रेड हेयर्ड शैंक्स का पुराना दोस्त भी। मरीनफोर्ड आर्क के इवेंट्स के बाद बगी को एक मैसेज मिलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट से। कई फैंस ने यह थ्योराइज किया था कि वह लेटर एक इन्विटेशन है शिचिबुकाई ज्वाइन करने के लिए, एक ऐसे ग्रुप का जिसमें 7 पावरफुल पायरेट्स होते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अलीजियंस स्वेयर करते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ पार्डन। और कुछ टाइम बाद यह थ्योरी फाइनली कंफर्म होता है चैप्टर 700 में।